जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। बात करता हूं रक्षा मंत्रालय का एक लेटर जो 20 तारीख को निकला है, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और एक लेटर निकला है। सब्जेक्ट है वो मुद्दे इश्यूज रेज्ड बाय एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक एसोसिएशंस रिगार्डिंग, यानी कि वो मुद्दे जो एक्स सर्विसमैन द्वारा और उनकी संस्थाओं एसोसिएशंस द्वारा उठाए गए हैं, उनके रिगार्डिंग लेटर है। तो ये कहा गया है इसके अंदर कि दिस डिपार्टमेंट हैज़ बीन रिसीविंग सेवरल representations from ex-servicemen and their associations related of pensionary and other matters in the respect of armed forces personnel। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पैरा नंबर 1 में ऐसा लिखा है कि इस डिपार्टमेंट ने एक्स सर्विसमैन के द्वारा और उनके एसोसिएशन द्वारा बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस प्राप्त किए हैं और वो उनकी पेंशनरी बेनिफिट्स और अदर मैटर्स से संबंधित हैं, जो कि सशस्त्र सेना बल के हैं। सशस्त्र सेना बल में कौन आते हैं ये तो आपको में से किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए जहाँ तक है। आगे बात कर लेते हैं पैरा नंबर 2। पैरा नंबर 2 कहता है, माय डियर फ्रेंड, इन दिस रिगार्ड आफ्टर गोइंग थ्रू द रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड इन दिस सेक्शन some of the issues have been compiled and on the basis of information available in the section the point voice comment on those issues are as under। सिंपल सा मतलब है, उन्होंने बताया है कि बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कंपाइल किया गया है, यानी कि उनको न्यूट्रलाइज किया गया है एक वे में, एक फॉर्म में, एक फॉर्मेट में, और बताने की कोशिश की गई है कि आपका क्या मुद्दा था, उसका क्या स्टेटस एज ऑफ नाउ है। अब बात कर लेते हैं उस टेबल की जिसमें आपके मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है फिटमेंट का। फिटमेंट का मतलब है ये कहना चाहते हैं कि जेसीयू को 2.57 से दिया गया है, जबकि ऑफिसर्स को 2.81 से क्यों दिया गया है। तो सिंपल सा फंडा है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है 7 CPC के अंदर इंडेक्स ऑफ राशनलाइजेशंस यूज़ किया गया था, उसके आधार पर एनहेंसमेंट की गई थी। वहाँ पर 3 पे लेवल्स रखे गए थे, पे बैंड 1, पे बैंड 2, पे बैंड 3। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पे बैंड 1 के अंदर इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2.57 से 2.67 तक क्या रखा गया था, 2.62 तक इंक्रीजमेंट ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ पेंशन रखी गई थी। पेंशन की बढ़ोतरी 2.57 से 2.62 तक रखी गई थी पे बैंड 1 में। बात करते हैं पे बैंड 2 की। पे बैंड 2 के अंदर उन्होंने बोला 2.67 से लेके 2.62 से लेके 2.67 तक, यानी 2.62% से लेके 2.67% तक पेंशन का एनहेंसमेंट यानी बढ़ोतरी रखा गया था, की गई थी इंडेक्स के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि पे लेवल बैंड पे 3, पे बैंड 3 की बात करें तो उन्होंने बताया है कि ये जो लेवल है, ये लेवल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का, जिनका प्रोफाइल बहुत हाई है, जैसे कि COS लेवल के जो अधिकारी हैं उनके लिए बताया गया है। यानी कि इन्होंने उस लेवल में अफसरों ने अपने आप को भी इंक्लूड किया है। तो माने कि सब अफसरों को भी ये बेनिफिट दिया गया है कि 2.72 से लेके और 2.81 तक का बेनिफिट पे बैंड 3 में रखा गया है। और साथ ही इन्होंने बताया कि HAG एंड HAG प्लस के जो लेवल्स हैं उनमें 2.81 यूज़ किया गया था, और ये जो भी लेवल बढ़ाए गए थे वो इंडेक्स राशनलाइजेशन के मुताबिक बढ़ाए गए हैं। साथ ही इन्होंने कहा है द सर्विस ऑफ चीफ्स कैबिनेट सेक्रेटरीज द इंडेक्स हैज़ बीन फिक्स एट 2.78। जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनका 2.78 के हिसाब से रखा गया है। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, बेनिफिट ऑफ द OROP नॉट एप्लीकेबल फॉर PMR रिटायरी हु गॉट PMR वेफ 10/1/2014। ये कह रहे हैं कि जो OROP का बेनिफिट है वो PMR को क्यों नहीं दिया गया, जो 1/7/2014 से बाद में जो रिटायर हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारा एक लेटर है, ये लेटर दिया है मोड लेटर 7/11/2015 एंड 4/1/2023। इस लेटर की मैं आपको बात करूंगा बाद में माय डियर फ्रेंड्स, वेबसाइट पे अवेलेबल है। कल उसकी एक वीडियो में आपको डिटेल बनाऊंगा, तब इसको मैं कंसर्न करके कनेक्टिविटी आपको वहाँ बताऊंगा इसकी।
तो उन्होंने कहा रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP पर्सनल हु ऑप्टेड टू गेट डिस्चार्ज ऑन आफ्टर 1/7 मतलब कि 1/7/2014 on their own request under relevant rules are not entitled to benefit of the OROP. The principle of the OROP cabinet in the government letter 7/11/2015 का एक लेटर है, वो तो आप सबको ही पता है, हैज़ बीन अपहेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय इट्स ऑर्डर 16/3/2022। सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि MOD का एक लेटर है 7/11/2015 का, जिसमें OROP के रिवीजन की बात की गई थी और पैरा नंबर 5 में 3 कंडीशंस वहाँ दी गई थी। वहाँ में ये बताया गया है कि आपको जो प्रीमेचर ले रहे हैं अपनी ऑन रिक्वेस्ट, उनको OROP का फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक तो ये रेफरेंस है। दूसरा उन्होंने बोला है कि एक लेटर और निकाला है उन्होंने 4/1/2023 को। वो लेटर मैं आपको कल उसका वीडियो डिटेल में बताऊंगा, आप वहाँ से उसकी कनेक्टिविटी आपको पता चल जाएगी। उस लेटर में भी इन्होंने OROP में PMR को एक्सक्लूड किया है कि OROP PMR वालों को नहीं मिलेगी। इसके अलावा 7/11/2015 का जो लेटर था, उस लेटर को अपहेल्ड का मतलब होता है कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में OROP का एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, आप सबको रिमेंबर होगा, याद होगा, 16/3/2022 को। उस ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में इस 7/11/2015 के लेटर को क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो लागू नहीं है। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बेसिकली कमेंट कीजिए, कमेंट से मेरा नंबर भी अवेलेबल है, आप कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इक्वल MSc शुड बी फिक्स फॉर JCO एज वेल एज ऑफिसर्स। ये कह रहे हैं कि इक्वल MSP जो है वो सभी को लागू होनी चाहिए। 6 CPC के अकॉर्डिंग MSP लागू की गई थी और MSP का मतलब होता है मिलिट्री सर्विस पे, यानी कि हर वो कैंडिडेट जो मिलिट्री में सर्विस देता है उसकी MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होनी चाहिए। दैट इज़ द राइट ऑफ एंटाइटलमेंट, और ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता कि कोई मतभेद इसमें होना चाहिए। ऑफिसर्स को भी शायद इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। उनको पता है ये मिलिट्री सर्विस पे है, ये ग्रेड पे नहीं, क्लास पे नहीं, या ये फिर मैं कहूँ कि बैंड पे नहीं, या पे बैंड लेवल के हिसाब से पे नहीं, ये MSP है तो सबकी बराबर होनी चाहिए। यदि 10/500 है तो 10/500 सबको मिलनी चाहिए। यही राइट टू इक्वलिटी है, यही राइट टू इक्विटी है। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया कि ऑफिसर हैव बीन मोर बेनिफिटेड दैन जवान्स एंड हॉनरी रैंक्स इन द फिक्सेशन ऑफ पेंशन। ये कह रहे हैं कि OROP 2 का जो रिवीजन हुआ ना, इसमें ऑफिसर्स को ज़्यादा फायदा हुआ है। सिंपल सी बात है। तो उसमें ऐसा क्यों गया? तो OROP रेट्स आर एवरेज ऑफ द मिनिमम पेंशन एंड द मैक्सिमम पेंशन ऑफ रैंक ऑफ द पार्टिकुलर क्वालिफाइंग सर्विस फ्रॉम लाइफ डेटा ऑफ रिटायरीज ऑफ 2000। ये कह रहे हैं 2018 में जो पेंशन गए हैं जनवरी से दिसंबर तक, उनके रैंक का पेंशन का एक एवरेज वहाँ पे निकाल के पेंशन को फिक्स किया गया है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग ही अफसरों की फिक्स हुई है, तो उनको यदि ज़्यादा बेनिफिट हुआ है तो इसमें गवर्नमेंट का कोई व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऑलरेडी लेटर निकला हुआ है MOD का एंड OROP का एंड रेड पिटीशन सिविल 419/2016 जो एक सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा फाइल की गई थी OROP के रिगार्डिंग, जिसका आपको ऑर्डर भी मिला है 16 मार्च 2003 को। उन सब को मानते हुए ये कहीं भी विसंगति इसमें नहीं है, ये सेटल डाउन की गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं 5 नंबर की, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ द विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस। यहाँ बोला गया कि विडो जो है उनको भी सर्विस पेंशन की बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। जो 30% है उसको 50% करना चाहिए। एक दिस प्रोविज़न इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑफिसर्स एंड जवान। ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोविज़न है ये सबको लागू है एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। द ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इज द कैलकुलेटेड, ऑर्डिनरी जो फैमिली पेंशन है वो 30% और 50% के हिसाब से ही दी जाएगी। ये सब पर समान रूप से लागू किया गया है, ऐसा इनका मानना है। और उसके बाद कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस 2016-17 के पैरा 16 ऑफ इट्स 32 रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई
भेदभाव नहीं है। द 7 CPC हैड आल्सो एग्जामिन्ड द इशू एंड नॉट रिकमेंडेड एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग रेट्स ऑफ फैमिली पेंशन। और 7 CPC जब आया था तब इसमें किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं किया गया, रिकमेंडेशंस नहीं दी गई, दैट्स वाई इट इज़ गोइंग सेम एज इट इज। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6, डिमांड फॉर ग्रांटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर एंड जवान। डिसेबिलिटी पेंशन अफसर जवान के लिए बराबर होनी चाहिए, यानी कि MSP के जैसा मैटर है। डिसेबिलिटी का मतलब है चाहे पैर जवान का टूटे चाहे अफसर का टूटे, मीन्स टूटा पैर ही है। यदि पैर ही टूटा है तो डिसेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, ये यही कहना चाहते हैं। लाइक एज दैट, जैसा कि MSP के बारे में बताया गया, सिमिलर वही चीज़ है। तो ये कहते हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी है डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में, उनके एलिमेंट्स के बारे में। ऑल रैंक्स को कैलकुलेटेड किया गया है एट ए यूनिफॉर्म रेट, मतलब एक कॉमन रेट से। रेट डिसेबिलिटी एलिमेंट है 30% रिकॉनेबल 30%। मैं आपको बता देता हूँ बेसिक पे का 30, बेसिक पे आपकी बेसिक पे है, आपका बेसिक पे MS पे क्लास पे को मिलाकर उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करके 100 से डिवाइड करोगे तो 100% बोर्ड के बराबर अमाउंट वहाँ निकलेगी। अब वो जो अमाउंट निकलती है उसमें से आपका कितना परसेंट बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी बेसिक डिसेबिलिटी एलिमेंट निकाल सकते हो। यही इसका कैलकुलेशन मेथड है ना। तो इन्होंने यही बोला कि ये सबके लिए बराबर रखी गई है और इसमें बांटा भी गया है प्रॉपर तरीके से कि 50% डिसेबिलिटी है और 100% डिसेबिलिटी है, और ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रही है, इसमें अभी तक कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। मतलब कुल मिला के आपके मुद्दों को उन्होंने रेक्टिफाई करके बता दिया कि ये है। इसमें फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं है, अभी तक सिर्फ स्टेटस बताया, लागू कुछ नहीं किया। उसके बाद है 7th पॉइंट, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ सर्विस पेंशन टू द पर्सनल हु रेंडर्ड सर्विस लेस देन 15 ईयर्स एंड पार्टिसिपेट इन 1965 एंड 1971 वॉर। यहाँ पे यदि ये बात करें तो एक तरह से ये पॉइंट बिल्कुल राइट है कि चाहे उनकी सर्विस 15 साल से कम ही हो, लेकिन यदि उन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई लड़ी है तो उनको पेंशन दी जानी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट करें। कमेंट तो मैं हर पॉइंट पर चाहूँगा कि जो भी पॉइंट मैंने बोले हैं इन पॉइंटों में आप मुझसे सहमत हैं तो ज़रूर आप मेरे वीडियो पर कमेंट करें, एग्रीड और नॉट एग्रीड। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, डिमांड्स एनहेंसमेंट रिजर्विस्ट पेंशन ग्रांटिंग बेनिफिट ऑफ OROP। रिजर्विस्ट पेंशन पॉइंट नंबर 7 भी रिजर्विस्ट पेंशन से संबंधित ही था, और ये कहते हैं कि रिजर्विस्ट पेंशन को OROP क्यों नहीं दी जा रही है, उनको भी OROP देनी चाहिए। तो ये कहते हैं एज पर द एक्सटेंड पॉलिसी रिजर्विस्ट हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ द सर्विस पेंशन शैल बी ग्रांटेड ऑन कंप्लीशन of the prescribed combined color and reserve qualifying service of not less than 15 years, a reservist pension equal to 2/3 of the lowest pension admissible to Sipahi, but in no case less than minimum pension prescribed by the government from time to time. At present, the minimum pension rupees 9,000, और ये कह रहे हैं कि 7 CPC में भी इसको एज इट इज ही रखा है, कोई अलग से इसमें रिकमेंडेशंस नहीं दी गई है। तो द रिपोर्ट इज़ अंडर एग्जामिनेशन इन द मिनिस्ट्री, अभी तक इसके ऊपर मिनिस्ट्री ने कोई जवाब नहीं दिया है, इसकी रिपोर्ट अंडर कंसिडरेशन है माय डियर फ्रेंड। बात कर लेते हैं 9th की, पॉइंट नंबर 9, रैंक विंटेज एज मेंशन इन द गवर्नमेंट ऑफ MOD लेटर डेटेड। एक पेंशन पॉलिसी है, लेटर है, उस लेटर में का यहाँ पे ब्यौरा दिया है 17/1/2013 का। 6 CPC चैप्टर नंबर 2.4 हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड टू द डेट। 6 CPC में निकाला गया था, 6 CPC के टाइम पे ये बताया गया था, वो अभी तक नहीं दिया गया है। आप समझ सकते हैं इस बात को। मैं कहना चाह रहा हूँ MSCP की बात कर रहा हूँ मैं आपके, कि MSCP जो है प्री 2006 को नहीं मिलती है, मिलनी चाहिए। MSc मतलब होनी रैंक की बात कर रहे हैं, होनी रैंक का फ़ायदा किसी को नहीं मिल रहा है। माई फादर इज़ आल्सो होनी सुबदार मेजर, बट पेंशन मिलती है सुबदार की। तो जब पेंशन उसकी मिल ही नहीं रही तो उसको क्यों दे रही है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट चाहती क्या है? ऐसे ज़बरदस्ती एक रैंक आप दे रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ,
जब तक मौद्रिक फ़ायदा किसी रैंक का है नहीं, उस रैंक को हम करें क्या? उस रैंक का कोई मतलब नहीं। सिविल में इन रैंक्स को कोई नहीं पूछता है, सिर्फ आर्मी में इनकी वैल्यू है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनका पॉइंट जायज़ है कि भाई हमें भी जो है MSCP का लाभ मिलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि प्योर 6th CBC द फुल पेंशन वाज linked with the qualifying service of 33 years. For service lesser than 33 years, the pension was reduced. ठीक है, अब ये चाहते हैं कि 50% पेंशन इज कैलकुलेटेड एट द रेट 50% ऑफ द रिकॉनेबल emoluments irrespective of length of the service, and the concept of the vintage of year in qualifying service has become irrelevant. ये जो मुद्दा है विंटेज ऑफ रैंक का, ये बिल्कुल ही इररिलेवेंट है। इसको आप अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जबकि आप इसका पहले से अनाउंसमेंट कर चुके हैं। डिमांड ऑफ 75% पेंशन ऑफ द लास्ट पेड ड्रॉ, ये जो है माय डियर फ्रेंड 1983 से पहले क्या होता था, हमें 75% पेंशन लाभ थी। मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो उससे पहले आपको पेंशन मिलती थी 75%, लेकिन वहाँ पर 75 को हटा के 50 कर दिया, और ऑफिसर्स को वहाँ पे 50 से कम मिलती थी तो उनको 50 कर दिया। ऑफिसर्स कभी भी फुल सपोर्ट से ORs के बेनिफिट में नहीं आते हैं, ये क्लियर सी बात है, इसमें कोई छुपा वाली कोई बात नहीं है, सबको पता है। ये ऑफिसर साहब खुद को भी पता है कि वो कितना ORs का पक्षधर है। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 11 की MSCP के बारे में। Pre-2006 का जो MSCP है, वो MSCP उनको नहीं दिया गया था, मौद्रिक फ़ायदा वो उनको मिलना चाहिए। तो MSCP बेनिफिट इज फॉर सर्विंग पर्सनल एज वन ऑफ द इम्प्रूव सर्विस कंडीशन एंड इज अलाउड बेस्ड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस, हेंस द सेम कैन नॉट बी अलाउड दोज हु हैव नॉट अर्न द बेनिफिट बीइंग रिटायरी ऑफ प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ये कह रहे हैं कि जो कोई भी इस स्कीम के लागू होने से पहले रिटायर हो गया, उसको ये फ़ायदा नहीं दिया गया है। बाकी जो उसके बाद रिटायर हुआ, उनको ये फ़ायदा दिया गया है, ऐसा इनका कहना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ OMGC की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट सबमिटेड बाय OMGC ऑन OROP इज अंडर एग्जामिनेशन इन द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री के पास है, अंडर प्रोसेस है, समझ लीजिए, अंडर प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। बात कर लेते हैं लास्ट वन, पेमेंट ऑफ द एक्स ग्रेटिया अवार्ड टू द SCOs हु पार्टिसिपेट इन द 1965 एंड 1971 वॉर। तो एट प्रेजेंट नो सच पॉलिसी टू ग्रांट एक्स ग्रेटिया अवार्ड टू द SCOs ऑन द पार्टिसिपेट ऑन एनी वार एग्जिस्ट। मतलब कोई पॉलिसी ही इनके लिए नहीं बनाई गई है, तो क्या ही इनको फ़ायदा मिलने वाला है, आप जानते हैं। और वैसे भी पत्थर से सिर फोड़ने में कुछ मिलने वाला है नहीं। गवर्नमेंट का जो काम है वो रूल्स के अनुसार है, पॉलिसीज़ के अनुसार है। ना पॉलिसी है, ना वो उस पर डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिसी बनेगी नहीं तब तक आपके लिए कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी किसी टॉपिक के बारे में आपको कोई डाउट है तो यू मे प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। चैनल पर बने रहिए, मैं आपके लिए लाता रहूँगा नए नए वीडियोज़। अभी तक OROP के 3-4 लेटर्स इसमें डिस्कस किए, वो अभी भी वेबसाइट पे हैं, मैं जल्दी ही उनकी वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।